आभार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे आधी आबादी पर। आधी आबादी जिनके बगैर सृजन नहीं हो सकता, जिनके बगैर प्रकृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उस आधी आबादी को अलग से सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने पड़े, उनके विकास के लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, उनके लिए अलग स्कूलिंग, अलग कॉलेज की व्यवस्था करनी पड़ी, उस जगह से यूनिवर्सिटीज भी बनी, अलग थाने बने। हम कहाँ खड़े हैं? आज़ादी के 75 सालों में हम यहीं पहुँचे हैं कि हमको उनके लिए, जिनकी वजह से हमारा सृजन होता है, अलग से कानून बनाने की नौबत आई और उनके सुरक्षा के लिए, उनके विकास की अलग से सारी व्यवस्था करने की जरूरत आ पड़ी, ताकि उनको संरक्षित किया जा सके, उनका सम्मान सुरक्षित किया जा सके। कानून की बात में हमारा मकसद कानून की जानकारी देने के साथ साथ यह भी होता है कि आधी आबादी के लिए या जिनके लिए भी भारत के संविधान ने, कानून ने व्यवस्था कर रखी है, वो अपना हक कैसे हासिल करें, कहाँ जाएं, ताकि उनको यह न लगे कि हम इसलिए न्याय नहीं पा सके, इसलिए हमारा हक नहीं मिला क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य नहीं था, हमारे पास धन नहीं था, हमारी पहुंच नहीं थी। तो आज हम बात करते हैं झारखंड सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल, झारखंड हाई कोर्ट में वंदना सिंह है, उनके साथ स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो संविधान से ही हम चलें तो भारत का संविधान सबको बराबर मानता है, इसीलिए स्त्री हो, पुरुष हो, अब ट्रांसजेंडर भी हैं, सबको एक ही वोट का राइट देता है। इसीलिए राष्ट्रपति से लेकर के सबसे नीचे, सबसे कमजोर आदमी के लिए भी एक ही वोट की व्यवस्था है, उसको भी अलग से कुछ व्यवस्था नहीं है। लेकिन वोट के अलावा जिनके वोट से सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उन सरकारों को उन्हीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पड़े। तो यह एक विषय है, एक मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या क्या कानून है? संविधान से अगर हम शुरू करते हैं, फिर कानून पर एक एक करके आते हैं। जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है, तो संविधान में जैसा आपने कहा, सबको बराबर, संविधान हमारा सबको बराबर मानता है, लेकिन कुछ क्लासेस हैं जिसके लिए संविधान भी बोलता है कि उनके लिए आप अलग से लॉज बना सकते हैं। जैसे 15 है, 16 है, डिप्राइव्ड जो लोग हैं, हाँ, जो उनके लिए आप स्पेशल लॉज बना सकते हैं जी। तो महिलाएं, जो आधी आबादी की बात आपने कही, वो आधी आबादी उसी स्पेशल इसमें आती है और उसके लिए संविधान ने ही ये शक्तियां सरकार को निहित कर दी हैं कि आप उनके लिए अलग से कानून बना सकते हैं। और इस क्रम में पिछले विगत 20-30 वर्षों में कानून अभी इतना व्यापक और इतना ज्यादा महिलाओं के पक्ष में बना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना, और इसलिए भी बना क्योंकि हम एक जिस समाज में रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग हैं। कानून के द्वारा किसी भी समाज को संयमित किया जाता है, कानून की मदद से एक स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि कानून ही है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए कि हम लोग सबको पता है कि हम अगर स्कूटर में जाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बावजूद हेलमेट लगाने के लिए फाइन की व्यवस्था करनी पड़ती है सरकार को। तो एक सुखद समाज, कभी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जहाँ की कोई क्राइम नहीं होगा, जहाँ अन्याय नहीं होगा, जहाँ रेगुलेशन नहीं, हाँ, जहाँ हर कोई किसी दिन कोई काम नहीं हो, कोई कानून के बिना भी, कानून के राज के बिना भी जेल खाली रहेंगे और कोई अन्याय नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। वो राम राज्य में जो एक परिकल्पना है, नहीं, हाँ, वैशाली का गणतंत्र तो था जी। तो वो आज के दिन में जब आदमी इतना ज्यादा, मनुष्य इतना ज्यादा फैल चुका है और इतना ज्यादा इंटरनेट और बहुत सारा तरह का चीज आ चुका है, तो और क्राइम करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को और स्पेशल लॉज की जरूरत पड़ी, और लॉज पहले भी थे, लेकिन
कुछ घटनाएं जब देश में होती चली गई तो और कानून बनाने पड़े, तो हम उन कानूनों की व्यापक समीक्षा तो इस छोटे समय में नहीं कर सकते, लेकिन जैसे निर्भया केस के बाद जो चेंजेस आए सोसाइटी में, जो सोच में लोगों के आया कि हम लोगों को थोड़ा और कड़ा कानून चाहिए, तो भारतीय दंड विधान में भी उसकी व्यवस्था की गई। थोड़ा सा एज जो अक्यूज्ड होते हैं, जो उनके एज के बारे में भी विधायिका को सोचना पड़ा कि भाई आप 18 साल के चक्कर में काम करके निकल जाते हैं, क्राइम करके निकल जाते हैं, तो वो सब चीजें आई। तो हम संविधान ने हमको दिया अधिकार सरकारों को कि आप अलग से लॉ बनाएं, तो धीरे धीरे तरह तरह के कानून आए। अब हम लोग किस विषय पे बात करना चाहें? अब जैसे कि हम एक शुरू करते हैं गर्भधारण से। जी। तो गर्भधारण में ही बहुत सारे जगह पर बहुत सारे केसेस हैं कि लिंग निर्धारण करा करके लोग, अगर लड़की है तो उसको वो कर देते हैं। उसको रोकने के लिए क्या कार्य? वो तो एक्ट है, और वो एक्ट पहले से भी था, और आज जो डिफरेंट क्लिनिक्स हैं जहाँ ये टेस्टिंग होते हैं, वहाँ एकदम आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत बड़े बड़े इसमें लिखा रहता है कि लिंग निर्धारण कराना कानून अपराध है। उसमें डॉक्टर्स जो करते हैं, वो जो नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो भी उसके एम्बिट में आ गए हैं। देखिए, वो कानून पहले भी था, आज भी है। उस कानून में कानून से ज्यादा जो महिला और जो माता पिता जो होने वाले हैं, बनने वाले हैं, उनको भी ये सोचना होगा। ये आप देखिए, ये एक कानून है, बड़ा विचित्र कानून बनाना पड़ा सरकार को। ये कानून बनाने की जरूरत नहीं होती अगर हम खुद ये सोच लेते कि क्यों लिंग निर्धारण कराना है। आज जब आप बेटे बेटी का डिफरेंस, अब आप सब चीज में बेटा बेटी को बराबर मान रहे हैं, तो ऐसे चीज में भी कानून की जरूरत पड़ी, कानून बनाना पड़ा। नहीं, कौशल्या के बगैर राम कहाँ से होते? नहीं होते। और आज बहुत सारे स्टेट्स में आप देख रहे हैं कि वो जो रेशियो है वो ऐसा गड़बड़ा गया है कि महिलाओं को दूसरे स्टेट से लाना पड़ा है। तो ये जो है, ये एक कानून ऐसा है जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को जागृत होना है। कानून के अलावा देखिए, अब हम कहेंगे हमको खाना खाने के लिए भी कानून की जरूरत पड़ेगी, उसी टाइप की बात हो जाती है कि आप एक महिला हैं, आपको प्रकृति ने गर्भ धारण करने की क्षमता दी है। आप जब जाते हैं हॉस्पिटल और आपको बताया जाता है कि आपका लिंग निर्धारण करेंगे बच्चे का, उसी समय महिलाओं को प्रोटेस्ट करना चाहिए। कानून और नो कानून तो बाद में आएगा। हमारा ये मानना है, एक महिला होते हुए भी, एक लॉयर होते हुए भी, एक देश का नागरिक होते हुए भी, एक जागरूक नागरिक होते हुए भी, कि हर चीज में कानून को स्टेप इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम थोड़ा और जागरूक हो जाए। हाँ, नहीं पड़ती। खास करके इस केस में गर्भधारण के समय आप जब जाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, मेरी दूरदर्शन के माध्यम से आज जो भी महिलाएं इस कार्यक्रम को देखें, आप जब भी जाएं, आप प्रोटेस्ट करें इस चीज को कि आप लिंग निर्धारण नहीं करने देंगी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा रोल है। अरे वो डॉक्टर और वो लोग तो बाद में जाएंगे जेल, लेकिन वो कल को फिर वही काम करेंगे। दूसरे में भी जो XY क्रोमोसोम है जी, वो XY क्रोमोसोम भी तो लिंग निर्धारण करता है ना, तो उसके लिए तो पुरुष दोषी है, महिला कहाँ से दोषी है? कोई दोषी नहीं है। जिसको आना है, प्रकृति ने जिसको भेजना है वो भेजेगा, कोई दोषी नहीं। लेकिन आज जब ये विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। मेरा स्ट्रेस इस बात पे है, महिलाएं जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, बहनें जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, कि सब चीज कानून पे मत छोड़ दीजिए। ये आपका निर्णय है, आपको जन्म देना है और आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस बच्चे को जन्म देने वाली हैं। उसके लिए हम कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, किसी भी तरह का टेस्ट नहीं करेंगे। हर महिला अगर ये सोच ले तो इस कानून की जरूरत ही ना पड़े। उसी तरह से दूसरा कानून बना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, इसी से रिलेटेड था जी, कि भ्रूण हत्या नहीं हो। भ्रूण हत्या तो अपराध है ही, उसके लिए पनिशमेंट भी है। तो सिर्फ बेटी बचाओ ही नहीं, बेटी को आने दो, बेटी को पढ़ाओ भी। यानी कि बेटी इस काबिल हो सके कि दुनिया में वह भी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी की तरह झंडा गाड़ सके, सीता की तरह झंडा गाड़ सके। यही मकसद है। अब जो दूसरी चीज है, उनके सशक्तिकरण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे कि कॉर्पोरेट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, वहां उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग से क्या कानून की व्यवस्था है? देखिए, बहुत
एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था 2005 में या उसी समय विशाखा केस था, बड़ा फेमस केस हुआ। उस वक्त तक जो महिलाएं काम करने जाती थी बाहर ऑफिस में, वहां जब उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता था, सेक्सुअल असॉल्ट होता था, या काम के समय उनको डिफरेंशिएट किया जाता था महिला होने के कारण। अब कोई टच करके चला गया, कोई अनुचित फायदा उठा के चला गया, तो हमारे पास एक समग्र व्यवस्था नहीं थी वर्क प्लेस में स्पेशल कानून के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब विशाखा केस का बहस शुरू हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि भाई वर्क प्लेस में जब महिलाएं, आज जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, महिलाएं चारों तरफ बाहर जा रही हैं, तो आपको वर्क प्लेस के लिए स्पेशल कानून बनाना होगा। तो वो सेक्सुअल वर्क प्लेस से रिलेटेड एक्ट बन के आया, जहाँ पे कि आप वर्क प्लेस में उसमें डिफाइंड है कि अगर आप जहाँ काम करने जाते हैं, जैसे यहीं कोई महिला काम करने आती हैं, तो वहाँ पे कंप्लेंट सेल होगा। आपके साथ अगर उस तरह की कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है आपके साथ, अगर ये भी हो रहा है कि आप महिला हैं तो हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे और पुरुष को उस जगह लाएंगे। तो ये सब बहुत सारा उसमें डेफिनेशन है जहाँ स्पेशली बनाया गया है। और हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में अब ये एक कंप्लेंट सेल की व्यवस्था है, जहाँ महिलाएं जाती हैं, जा सकती हैं। उसमें एक महिला का होना भी जरूरी होता है और महिलाएं कंप्लेन कर सकती हैं, और उसको एक न्यूट्रल एटमॉस्फेयर ऑफिसेस में बनाने की व्यवस्था है। सेक्सुअल ऑफेंसेस वर्क प्लेस टू एक्ट जो है उसमें, तो वो एक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए कि वो अलग से कार्य क्षेत्र में जो होता था महिलाओं के साथ, उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। आईपीसी था, दंड विधान में था, लेकिन अलग से व्यवस्था नहीं थी। तो वो व्यवस्था आई। फिर वर्क प्लेस के अलावा जो महिला सशक्तिकरण में सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आया 2005 में, वो था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो उसने एक्चुअली एम्पावर कर दिया महिलाओं को, क्योंकि उसके पहले जो भारतीय दंड विधान में व्यवस्थाएं थी, रेप का था, असॉल्ट का था, बाकी चीजें भी थी, लेकिन एक चार दीवारी में जो महिलाओं के साथ हो रहा था कि ठीक है 498A की व्यवस्था थी कि भाई डाउरी के लिए आपको टॉर्चर होगा तो आप जाएंगे, लेकिन बहुत बार बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिस चार दीवारी के अंदर कि जिसका कहीं कोई डिफाइंड ऑफेंस नहीं था भारतीय दंड विधान व्यवस्था में। तो उसमें पहली बार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने एक कवर ऐसा बनाया जिसमें कि शारीरिक, मानसिक, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल मतलब, और मॉरल, सोशल, सब तरह के चीजों को एक जगह लाया गया और उसमें बताया गया कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या, एक बड़ा विकराल समस्या हो गया था हमारे देश के लिए। ये पूरे विश्व में था, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतवर्ष में ये है। और जैसे अब किसी ने बेटे की जगह बेटी को जन्म दिया, तो उसको कमेंट किया गया कि भाई आपने जो भी हो, तो इसको कोई कानून में व्यवस्था नहीं थी कि इसको कोई ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन आज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने ये व्यवस्था दी कि आप किसी को नहीं बोल सकते हैं, आप किसी को उसके रंग के लिए कि भाई तुम्हारा रंग काला है, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो बांझ नहीं बोल सकते हैं, बेटा नहीं हो रहा है तो उसके लिए नहीं बोल सकते हैं, आप दहेज नहीं लाए हैं उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, या तुम काम नहीं करती हो, तुम कामचोर हो, ये सब कॉलिंग नेम्स। एक नहीं तो वो कहना माँ बाप को हम आपके नहीं आने देंगे, माँ बाप से मिलने नहीं देंगे, भाई से मिलने नहीं देंगे। दूसरी बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया, वो राइट टू शेल्टर का लाया, कि आधी रात के वक्त आप किसी की पत्नी को, किसी को घर से निकाल दिए, आज कोर्ट में आप जाके शेल्टर ऑर्डर ला सकते हैं कि भाई जो मैट्रिमोनियल होम है, जिस घर में हम शादी करके गए थे, जहाँ पति या तो किराए घर में भी रहते हैं, तो हमको उस घर में रहने का समुचित अधिकार मिले। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण ये एक्ट जिसने भी जब जो बनाया गया, वो सोच के बनाया गया कि भाई ये बड़ा कॉमन सा बात है कि आप किसी भी महिला को रात में घर से निकाल दिए, आप बोल दिए कि आप घर में ताला बंद कर दिए, घर से बाहर चले गए आप, तो टॉर्चर करने का अलग अलग तरीका था। तो वो जो राइट टू शेल्टर दिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने, दूसरा कि खाना पीना, जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन भी दिया है एक्ट ने, कि भाई आप किसी का खाना पीना बंद नहीं सकते, उसको जो गुजारा भत्ता है
वो अलग से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई आप उसको फाइनेंशियल भी, आप ऐसा नहीं कि आप एकदम सब कुछ रोक दीजिए। तो ये सब चीजें अलग से कानून को लाना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि इस समाज में हम देख रहे थे कि ऐसी चीजें हो रही थी। और ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया उसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी। दूसरे की पिछले इतिहास की अगर बात करें तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिस घटनाओं में यह माना जाता था कि शादी के बाद स्त्री का अधिकार, लड़की का अधिकार खत्म हो गया। अब जो अधिकार है वो लड़के का है अपने हिसाब से। उसमें क्या नया परिवर्तन है जिसमें कि उसको भी अधिकार मिले? जैसे ये एक तो राइट टू शेल्टर आपको बताए हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। प्रॉपर्टी राइट्स तो हस्बैंड का जो था उसमें महिलाओं का और बच्चों का था ही। प्लस ये जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो बना, फैमिली कोर्ट्स में जब अब जब डाइवोर्स केसेस होता है और जो बच्चों की कस्टडी के केसेस होते हैं, उन सबों में अब जो डाइवोर्स होता है, जो केसेस महिलाएं लड़ती हैं, उन सबों में एक एलिमनी व्यवस्था दी गई है कि भाई आप जब अलग होते हैं तो महिला को गुजारा करने के लिए उसको उसी स्टैंडर्ड में, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जिस स्टैंडर्ड में वो अपने मैट्रिमोनियल होम में रह रही थी, उसी स्टैंडर्ड में रहने की व्यवस्था कानून कर देता है। आप अगर एक डॉक्टर की वाइफ हैं, आप एक 50,000 रुपये महीना आप खर्च कर रही थी, तो आप कोर्ट में ये व्यवस्था बनाई जाती है कि आप जब अलग हो रहे हैं या आप अभी मान लीजिए सेपरेशन का पीरियड है, तो उनको उसी स्टैंडर्ड में रखा जाए जिस स्टैंडर्ड में वो पहले रह रही थी। तो ये एलिमनी की व्यवस्था है। प्रॉपर्टी अगर आप बता सकते हैं कि भाई ये हस्बैंड का प्रॉपर्टी है या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसमें कि हस्बैंड भी पार्ट है, तो महिलाओं का उसमें राइट्स है पूरा 50% तो उनको मिल ही जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं आज के दिन में, प्लस हिंदू सक्सेशन एक्ट जब से आ गया, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट था जिसमें कि अब महिलाओं को एकदम 50% वो हैं अब शेयर होल्डर उस प्रॉपर्टी में। पहले था कि जो कोपर्सनरी प्रॉपर्टी आ रही है उसमें नहीं थी उनकी भागीदारी, लेकिन अब जो है हिंदू, एज फार एज जहां तक हिंदू लॉज की बात है, तो पिता के साइड से भी अब वो संपत्ति में हिस्सेदार है। और अब ये नहीं है कि भाई आपकी शादी के वक्त आपको हमने दहेज दे दिया 10 लाख रुपया, तो अब आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। अब वो जो ये इन सब कानूनों का जो जिस्ट यही है कि अब डाउरी की जगह हम बार बार इस बात पे स्ट्रेस करना चाहते हैं कि डाउरी की जगह अब इनहेरिटेंस की बात हो महिलाओं के लिए। अब आप दहेज की बात ना करें, शादी के वक्त आपको देना है नहीं देना है, एक फंक्शन है वो आप दीजिए, आपकी इच्छा है, बट उसका इनहेरिटेंस राइट्स जो है अब कानून ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि आप जैसे बेटे को आप पढ़ाते हैं, जब मैनेजमेंट में 20 लाख रुपए खर्च करते हैं या विदेश भेजते हैं 1 करोड़ रुपए देते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी राइट्स में आप उसको काटते नहीं हैं ये बोल के कि आपने उसको पढ़ाया तो उसका शेयर चला गया। बिल्कुल। आप उसको, आपके पास जो भी लिमिटेड है, एक्स अमाउंट है, दैट एक्स को आप 50% करेंगे, दहेज दें ना दें, दहेज जो ना एसेट दें, है, जो भी एसेट है वो 50% उसका है। और कानून तो है, माँ बाप जो देख रहे हैं वो भी समझे इस बात को कि लड़की को मांगना ना पड़े, लड़की का राइट है, उसको मिलना चाहिए जैसे बेटे को मिलता है। और उसको ये भी बोल के ना काटे कि भाई आपने दहेज में दिया, आपने लड़की को पढ़ाया, नहीं, आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको देना है, आपको दोनों को देना है 50-50। एक और प्रसंग पर चर्चा करना चाहेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट जो है, उस फैक्ट्रीज एक्ट में क्या व्यवस्था है, महिलाओं के लिए अलग से क्या व्यवस्था की गई? देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट तो बहुत पुराना एक्ट था, बहुत पुराना एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट कोई नया एक्ट नहीं है, उसमें वर्किंग आवर्स डिफाइंड है कि इतना देर महिलाएं काम करेंगी, उससे ज्यादा आप काम नहीं ले सकते हैं। उनके प्रेगनेंसी का होगा उनके लिए जी। अब जो है सो अब तो प्रेगनेंसी के टाइम में भी कुछ मैटरनिटी लीव्स की व्यवस्था है। प्लस वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई महिला है तो इनको कुछ काम दे दिया जाए और उसको ना दे, तो वो सब चीजें जो आप एक फैक्ट्रीज एक्ट को मत देखिए, अब जो टोटलिटी में जो एक्ट है ना, टोटलिटी में जो
समुचित व्यवहार है एक वर्क प्लेस में, वो महिला फ्रेंडली होना है। हाँ, बिल्कुल भी महिला फ्रेंडली होना चाहिए। आप किसी भी एक्ट का एप्लीकेशन कीजिए, फैक्ट्रीज एक्ट हो, आप किसी के साथ वहां पे मान लीजिए कोई महिला वॉशरूम जा रही है और कोई उनका पीछा कर रहा है, तो फैक्ट्रीज एक्ट में वो व्यवस्था नहीं है, आईपीसी में व्यवस्था है कि अगर कोई उनको फॉलो कर रहा है, देख रहा है, तो आज लॉ में है कि वो फॉलो कर रहा है तो वो एक ऑफेंस है। अगर वो उनका फोटो खींच रहा है या उनको जबरदस्ती कोई तस्वीर दिखा रहा है जो वो देखना नहीं चाहती है, वो ऑफेंस है, तो वो एक ऑफेंस बना दिया गया है। ये सब चीजें पहले ऑफेंस नहीं थी। तो आज के दिन में अगर हम टोटलिटी में बात करें तो कोई एक ऐसी चीज जो कि महिला के सम्मान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिट करती है, तो एक लॉजिक से आप गवर्न कीजिए कि आज के दिन में वो एक ऑफेंस बना दिया गया है। और ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। तो आज कोई भी महिला जो उसको लग रहा है कि नहीं, उसका कॉन्साइंस अंदर से उसको लग रहा है कि ये मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात हो रही है, तो वो उसके लिए उसके पास व्यवस्था है, वो जा सकती है, वो कंप्लेन कर सकती है। फिर यहाँ पे एक चीज है कि महिलाओं को भी ये, अब कोई भी लॉ जब बनता है तो उसका यूज और मिसयूज होता है। आप ये बहुत बार बहस इस बात पे होती है कि भाई 498 का, डाउरी प्रोविजन एक्ट का या इस तरह की चीजों का अलग अलग संशोधन भी इसी कारण आते रहते हैं, मिसयूज होता है। तो जब महिला कोर्ट में या न्यायालय में या थाने में जाके कोई बात बोलती है तो उस बात का बड़ा महत्व होता है। तो उसकी सैंक्टिटी को, उस महत्व को बचाने के लिए मेरा ये आग्रह है महिलाओं से कि आप जब सीरियसनेस देखें तो आप उसको जरूर लेके जाएं, लेकिन किसी के बहकावे में आके किसी को, हमको मान लीजिए लैंड डिस्प्यूट है, कोई समस्या है, किसी से कोई झगड़ा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो जेंडर से नहीं जोड़े उसको। तब आप अगर जब आप महिला रिलेटेड लॉज लेकर के उसको ये करते हैं तो क्या होता है कि सब चीज को डाइल्यूट कर दिया जाता है। तो एक केस गलत हुआ मान लीजिए, कभी भी हो सकता है, तो उस पे सब पे असर पड़ता है। तो समय चूंकि खत्म हो रहा है जी, महिलाओं को थोड़ा वॉचफुल होना चाहिए। तो एक तो ये है कि भारत का संविधान हर किसी को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है जी। तो ये हर किसी में महिला भी शामिल है उतने ही हक के साथ जितना कि वोट का हक है उसको। इसलिए यह ध्यान रखिए कि उसका सम्मान आपका सम्मान है, समाज का सम्मान है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए